नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट स्टोर कीपर जिसकी डेट आ चुकी है। और इसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है 27 अप्रैल वीपीओ का। उसके बाद फिर आपका जो 5512 जो जूनियर असिस्टेंट है उसी की प्रबल संभावना है। तो इन्हीं सब एग्ज़ाम को देखते हुए जो कि आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर है, इसमें आपका जो सिलेबस है ये इसमें भी 20 नंबर की हिंदी आएगी। और जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें 30 नंबर की हिंदी आती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मुखाकृति के आधार पर अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति कैसी बनती, इसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। एक, दो, तीन, चार। तो आपका विकल्प हो जाएगा चार। मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से चार हो जाएंगे? संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्ध विवृत। अर्धसंवृत और अर्धविवृत। संवृत का अर्थ होता है खुल बंद। संवृत का अर्थ होता है बंद और विवृत का होता है खुला। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है वे क्या कहलाते हैं? विवृत। और जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद रहता है तो वे संवृत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली क्षेत्र के हैं? ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली ये आपके अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो ब्रजभाषा जो है ये आपका मथुरा के आसपास जो क्षेत्र है, अलीगढ़, एटा, मथुरा, कासगंज, इस क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है, चंद्र बिंदु का करता है, स्वर का या विसर्ग का? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह कैसे लगाते हैं? ऐसे बिंदी। और हिंदी में जो हमारे दो वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, तो इसे हम अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारा अनुस्वार है और ये विसर्ग है। और इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। न तो इन्हें स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है। तो इनको स्वर और व्यंजन दोनों से ही अलग रखा जाता है। चंद्र बिंदु कैसे लगाते हैं? चंद्र बिंदु का चिन्ह ये होता है स्वर और विसर्ग। तो स्वर तो अलग होते हैं हमारे, इनको जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग है इनको न स्वर में गिनेंगे ना व्यंजन के साथ में। अगला प्रश्न है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पूरा उपसर्ग हो जाएगा। और तन इसमें मूल शब्द होगा। तन क्या होगा? मूल शब्द होगा। पूरा उपसर्ग हो जाएगा और तन मूल शब्द हो जाएगा। तो पुरातन। अगला प्रश्न है, मुझे 4 किलो चीनी दो। 4 किलो चीनी दो वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं।
विशेषण के भेद अगर पूछा जाए तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर 4 किलो क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण शब्द बताना है आपको। तो जो 4 किलो दिया गया है ये आपका विशेषण शब्द होगा। और ये इसमें 4 किलो में कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो 4 किलो जो है ये आपका निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर यहाँ पर यही विकल्प ऐसे होता जैसे कुछ चीनी या कुछ किलो चीनी, तो कुछ या कुछ किलो या थोड़ी या ज्यादा, इस प्रकार के अगर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा आया होगा वाक्य में कौन सा काल है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। काल के अगर भेद पूछे जाएं तो काल के भेद क्या होंगे? 3 होते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? 3। आपका जवाब क्या होगा? 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत। पहला विकल्प हो जाएगा संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है कि क्रिया के होने में संदिग्धता बनी रहती है, लेकिन वो बीते हुए समय में। अब बच्चा आया होगा मतलब क्या होगा कि बच्चा आया होगा, निश्चित नहीं, संदिग्धता है इसमें। ठीक है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसको मैं सामान्य भूत में बदलना है तो कैसे? सामान्य भूत में क्या होगा? बच्चा आया। आसन्न भूत में बच्चा आया है। आसन्न भूत में क्या होता है कि क्रिया हमारी बीते हुए समय में और अभी अभी समाप्त हुई होती है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो पहले तो हम इसमें जानेंगे हमारा क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें जो सर्वव्यापक है ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो व्यापक मतलब विद्यमान, सर्व मतलब सब जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्व जो है क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्या है ये? कालवाचक है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। तो सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब क्या होगा? सब जगह। सब जगह अर्थात सब हर स्थान पर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय शब्द है। अव्यय या अविकारी शब्द है। और अव्यय या अविकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 आपके अविकारी शब्द होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, एक विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं? जिसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन किया जा सके वे विकारी कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वे अविकारी कहलाते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती? ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती? ऐषणा। पाने की इच्छा, पाने की इच्छा क्या कहलाती? लिप्सा। जिघत्सा। भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा। भोजन की इच्छा क्या कहलाती है? जिघत्सा। और पिपासा, पीने की इच्छा। पीने की इच्छा।
पीने की इच्छा क्या कहलाती? पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? निकट के दोस्त को न देख पाना। चौथा विकल्प सही हो जाएगा आपका। का पुरुष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। और कापुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? कापुरुष का क्या हो जाएगा? कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष। और कर्मधारय समास जो है ये हमारा उत्तर पद प्रधान समास है। उत्तर पद। उत्तर पद किसको, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद, और पूर्व पद या पहला पद, दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला, पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका। क्या होगा? पीला है अंबर जिसका। पीला है अंबर जिसका। तो ये आपको इसका चयन विकल्प के अनुसार करना है। यदि विकल्प में बहुव्रीहि और कर्मधारय, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए गए हैं, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों शब्द विकल्प में हैं, तो आपको बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी है, अर्थात हमें बहुव्रीहि शब्द का चयन करना है। यदि विकल्प में बहुव्रीहि न दिया हो तब आपका जवाब कर्मधारय हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें तीसरा विकल्प हो जाएगा इसमें कर्मधारय, क्योंकि इसमें हमको बहुव्रीहि नहीं दिया है, तो हमारा जवाब कर्मधारय हो जाएगा। अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हैं तो आपको बहुव्रीहि को ही प्राथमिकता देनी है। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलन। संयोग का अर्थ होता है मिलन। संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलन। और विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा अर्थ। इस संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। वियोग का अर्थ क्या हो जाएगा? बिछड़ना या अलग होना। निम्न में कौन सा जीभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रसना, रसिका, जबान, केतन। तो ये तीनों ही विकल्प जो दिए गए, रसना, रसिका और जबान, ये जीभ के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा विकल्प जो है केतन, ये आपका जीभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है? झंडा का। केतन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? झंडा का। केतन झंडा का होता है। रसना, रसिका, जबान, रसज्ञा, ये सभी किसके होते हैं? जीभ के होते हैं। जीभा, जीभा भी जीभ का होता है। टिटहिरी का तत्सम रूप क्या है? टिट्टिभी, विभूति, भ्रातव्य, भ्रकुटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टिट्टिभी होगा। टिटहिरी का क्या हो जाएगा? टिट्टिभी। टिट्टिभी इसका तत्सम रूप होता है टिटहिरी का। विभूति किसका होता है? भभूत का। भभूत का तत्सम विभूति होता है। भ्रातव्य किसका होता है? भतीजी का।
भतीजी का तत्सम क्या हो जाएगा, भ्रातव्य। भयाक्रांत में कौन सी संधि है, स्वर व्यंजन विसर्ग इनमें से कोई नहीं। तो संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भय प्लस आक्रांत। भय प्लस आक्रांत। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्वर संधि। जब स्वर का योग स्वर से होता है तो क्या होता है, स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि होने की तीन स्थितियां होती हैं, जब व्यंजन का योग व्यंजन से हो, या स्वर का योग व्यंजन से हो, या व्यंजन का योग स्वर से हो, तब व्यंजन संधि होती है। और स्वर संधि में भी ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, उसमें जो पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। तो ये उदाहरण जो है उसी का है, दीर्घ स्वर संधि का। अगर विकल्प में दीर्घ स्वर संधि और स्वर संधि दोनों दिए हैं तो आपको दीर्घ स्वर संधि का चयन करना है, क्योंकि हमें जो प्रश्न का जवाब है, ये जो सबसे निकटतम जवाब होता है उसी का चयन करना होता है। प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट, इंसा अल्लाह खां। तो क्या हो जाएगा, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और इंसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। और प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, नरसिंह मेहता, विद्यापति, भवभूति, रविदास। क्या हो जाएगा आपका जवाब, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। तो अशोक के फूल ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और रामचंद्र शुक्ल का जो अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। मंगल सूत्र किसका उपन्यास है, या रामचंद्र शुक्ल का अधूरा उपन्यास कौन है, तो मंगल सूत्र है। बाबू गुलाब राय, इनकी कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, शव अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, नाभादास। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। शव अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। नाभादास, इनकी रचना क्या है, भक्तमाल। भक्तमाल, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नाभादास है। और आज का अंतिम प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन है, वात्सल्य, करुण, श्रृंगार, वीर। तो कुरुक्षेत्र रचना में, कुरुक्षेत्र में कविता में वीर रस है। और इसका जो स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।